हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं नैन्सी गौतम। साल 2020 बीतने वाला है। हालांकि ये साल बीते हुए बाकी सालों से बहुत अलग रहा और इस साल कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि देश ही क्या पूरी दुनिया की रफ्तार थाम के रख दी। लेकिन नैन्सी, हमारी रफ्तार थमने वाली नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिव्यांश शर्मा। नैन्सी, एक बात है जी, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना को लेकर सरकार ने काफी अच्छा काम भी तो किया है। अब सोचिए, कोरोना के दौर में दिल्ली से अपने अपने प्रदेशों को लौटे मजदूरों के खाने पीने और रोजगार की व्यवस्था ना होती, नैन्सी, तब क्या होता। अब आपको बता दें कि महामारी के इस दौर में कैसे अलग अलग प्रदेशों ने अपने स्तर से इस बीमारी की रोकथाम में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजम खान कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है। नाराज क्यों हैं आप उनसे? हमसे डरने की आवश्यकता नहीं, कम से कम जनता से तो डरो। भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। चुनाव हुआ और पीसफुल चुनाव हुआ। गुस्सा तो इतना आता है, दिल करता है कि बाहर जाके आदमी को वहीं खत्म कर दिया जाए। दिव्यांश, साल 2020 खत्म होने को है, बस अब कुछ ही समय रह गया इसमें और 2021 के इस्तकबाल के लिए दुनिया बेताब भी है। और इस बीते साल में कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर ही रख दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो कि कोविड से निपटने में अव्वल रहा। सोचिए सोचिए, मैं इस सवाल से कह रहा हूं कि कैसे भाई, और भी तो राज्य हैं जो अपने अपने स्तर से कोविड से निपटे, उन्होंने कदम भी उठाए। राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की बात हुई, पंजाब के मॉडल की भी जमकर तारीफ हुई थी, भूल गई आप? हाँ, लेकिन ब्राजील से भी ज्यादा आबादी वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के कोविड से निपटने की योजना की अगर बात करें तो यहाँ पर खुद WHO ने इसकी तारीफ की है। जी मीडिया के साथ हुए एक इंटरव्यू में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड को लेकर प्रदेश की रणनीति की चर्चा की। तो आइए हम सुना देते हैं दर्शकों को कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। कोविड-19 को लेकर के उत्तर प्रदेश की सराहना देश ने भी और दुनिया ने भी किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज मैं एक आर्टिकल देख रहा था, नीति आयोग के एक विशेषज्ञ ने लिखा है, उत्तर प्रदेश की आबादी और ब्राजील की आबादी को लेकर के उसमें उल्लेख किया है। मैं स्वयं भी देख रहा था, हम लोग तो यहां रोज इस पे देख रहे हैं, काम कर रहे हैं कि लगभग 21.25 करोड़ की आबादी ब्राजील की है और 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। ब्राजील से ज्यादा चैलेंज हमारे सामने थे, क्योंकि पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों के साथ किया, एकाएक 3 से 4 लाख लोग सीधे दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दूसरे दिन ही पलायन कर गए। इसके बाद तबलीगी जमात का और फिर लगभग 40 लाख माइग्रेंट लेबर का। इतनी बड़ी आबादी हमारी यहां वापस आई, इतने चैलेंजेस थे। हेल्थ सिस्टम पिछले 20-25 वर्षों के दौरान सपा बसपा के कार्यकाल में जिस तरह से बैठ चुका था, 3 वर्षों में जो काम किया और पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ सिस्टम के स्ट्रेंथनिंग के लिए जो योगदान दिया, उसके कारण हम लोग आज देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बेहतरीन स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में और डेथ रेट को कंट्रोल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट, मैंने ब्राजील एक उदाहरण दिया, लेकिन अन्य देशों की से आप तुलना करेंगे तो भी उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अन्य से बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। सवाल यह है कि जो लोग स्वयं अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, निकलने की फुर्सत नहीं, क्योंकि उनके कपड़ों की क्रेज खराब न हो जाए, उनके स्वयं के स्वास्थ्य पे विपरीत असर न पड़ जाए। इतना बड़ा संक्रमण था, एक भी जगह जिन्होंने राहत के किसी भी कार्यक्रम में सहभागी नहीं बने, वे लोग अब मुझे सीख देंगे। मुझे लगता है कि ये तो आसमान में थूकने जैसा है। मुख्यमंत्री जी वो कहते हैं कि अगर हम बस लगाते हैं तो आप बस वालों को पकड़वा देते हैं, अगर हम बांटने चलते हैं कुछ मदद तो आप कहते हैं कि कार्रवाई कर दो, तो डरते हैं वो आपसे। देखिए, हमसे डरने की आवश्यकता नहीं, कम से कम जनता से तो डरो, जिस जनता के पास कल जाओगे।
ईमानदारी से रखो ना उनको, ईमानदारी से लेके जाओ वहाँ पे। किसने कहा था फर्जी सूची देने के लिए? बस के नाम पे आप जो है स्कूटर की सूची दे रहे हैं, चारा घोटाला है क्या? स्कूटर का नंबर दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप? जब सरकार और पूरी मशीनरी लगी हुई है, एक क्राइसिस से झेल रही है, उसका समाधान निकाल रही है, तब आप मजाक कर रहे हैं, भद्दा मजाक कर रहे हैं, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो कंडम गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, उनके नंबर उपलब्ध करा करके मजाक कर रहे हैं लोगों के जीवन के साथ में। ये चीजें नहीं चल सकती हैं, कतई नहीं चल सकती हैं। नैन्सी, आपने इंटरव्यू दिखा दिया, ये भी ठीक है, लेकिन कोविड के दौरान सरकार के कामों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। एक के बाद एक अपने तर्कश से ऐसे तीर निकाले जा रहे थे, बरसाए जा रहे थे और सरकार पर निशाना भी साध रहे थे। अरे ये तो विपक्ष और विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार के कामों की आलोचना करें। वो विपक्षी क्या जो सरकार के किए हुए कामों का सवाल ना उठाए। हाँ, ये बात भी सही है और शायद इसीलिए इस इंटरव्यू में अखिलेश यादव कोविड के दौरान सरकार के किए हुए कामों से नाखुश दिख रहे हैं। सुना दे जरा। बिल्कुल। मैं जब अखबार उठा करके देखता हूं या जो खबरें देखने को मिलती हैं, उससे लगता है कि आज की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जनता को अस्पतालों की जरूरत है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है 108 एम्बुलेंस और जो 102 एम्बुलेंस चल रही थी, उनके जो ड्राइवर्स हैं, उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा, शायद सरकार ने उनका समाधान किया होगा। पूरी ठप है योजना। तो आज जरूरत है एम्बुलेंस की, आज जरूरत है अस्पताल की, आज जरूरत है बेहतरीन डॉक्टर्स की, आज जरूरत है कि हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे टेक्नीशियंस कम से कम जो आज कोविड से परेशान है उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। आज भी मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, जो समाजवादी सरकार में काम हुए थे, नेताजी ने जो काम किए थे या हमें जब करने का काम मिला, वही कोविड में काम आ रहे हैं और जनता देख रही है। तो आज जरूरत है अस्पताल की, आज जरूरत है दवाई की, आज जरूरत है रोजगार की। और वो कैसे तस्वीरें भूल जाएगा उत्तर प्रदेश के लोग जब मजदूर सड़कों पर चले और चलने दिया सरकार ने। केवल उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है उसके लिए, और मजदूर चलते चले गए, घर तक पहुंचे, कई लोगों की जान चली गई। और मैं आपको जानकारी दे दूं, वो तो कह रहे हैं केजरीवाल जिम्मेदार है। मैं सवाल ये नहीं कि कौन दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। अगर दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है तो दिल्ली की सरकार को शर्म आनी चाहिए, और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिए कि उनसे गलती हुई ये बात। और उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 लोग चलते चलते जान दे दिए हैं मजदूर। सरकार को मदद नहीं करनी चाहिए थी क्या? केवल समाजवादियों ने मदद की उनकी। वहीं आत्महत्या कर रहे हैं लॉकडाउन में, क्या सरकार मदद कर रही है? आज टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज टेस्ट हो जाने के बाद 2-2 दिन 3-3 दिन रिजल्ट नहीं आ रहे, और रिजल्ट अगर आ भी गए तो उनको कहां एडमिट कर पा रहे हैं? बीजेपी के खुद संगठन के अधिकारी ने अपने परिवार का सदस्य खोया। तमाम बीजेपी के विधायक मंत्री खुद एडमिट हैं। हालांकि एडमिट हमारे लोग भी हुए हैं। लीडर ऑपोजिशन हमारे 40 दिन रहे अस्पताल में, हमारे एमएलसी अस्पताल में रहे। मुझे ये महसूस होता है कि आने वाले समय में जनता विकास को ही वोट देगी। ये अपनी जगह है। अरे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन दिव्यांश एक बात तो है कि इस साल कोरोना का आतंक पूरी दुनिया पर छाया रहा। लोग अपनी जान की सलामती के लिए राम राम जपते रहे। अरे हाँ, राम राम का जाप को की बात करें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इसी साल आखिरकार अयोध्या में रामलला को भी अपना घर मिल ही गया और राम मंदिर निर्माण के शुभ काम की शुरुआत भी हो गई। हाँ, अब विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस मसले को सरकार ने पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से हल कर दिया। और इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जी मीडिया के एक इंटरव्यू के दौरान बताया। तो क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। 6 दिसंबर 1992 के बाद आंदोलन की भूमिका समाप्त हो चुकी थी। विवादित ढांचे को हटाने के लिए आंदोलन हो सकता था, मंदिर निर्माण के लिए तो अब आपको एक रास्ता अपनाना था, और वो रास्ता जब अपनाया गया 2014 में, जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है,
तो उसके बाद से जिस प्रकार की योजनाएं बनी और समयबद्ध ढंग से इसकी सुनवाई हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, मुझे लगता है दुनिया में अपने आप में एक उदाहरण है कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से और संविधान सम्मत फैसला आने के बाद वहाँ पर राम जन्मभूमि भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रस्ट बनाने के लिए जो आदेश दिया था, उसी के क्रम में ट्रस्ट का निर्माण, गठन होना और ट्रस्ट के द्वारा फिर आमंत्रण पर जिन अतिथियों को बुलाया था वो अतिथि वहां पहुंचे थे, उनके अनुसार फिर कार्यक्रम आगे बढ़ा है। योगी जी, जब महंत नृत्य गोपाल दास मंच से कह रहे थे कि लोग मुझसे पूछते थे कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा, तो मैं कहता था कि जब मोदी और योगी हैं अब नहीं होगा तो कब होगा, अब तो समय आ गया है। लेकिन विरोधी कहते हैं कि आप लोग जो सत्ता में आए हैं, इतनी बड़ी सत्ता जो हासिल हुई है आप लोगों को, तो सब कुछ हिंदूमय होता जा रहा है, हिंदुत्व सब कुछ छाया हुआ है और मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। देखिए, ये आरोप गलत है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। – 2013 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उन्होंने तब नारा दिया था सबका साथ सबके विकास का। और ये नारा केवल नारा नहीं रहा, 1970 के दशक में भी इस देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। लेकिन क्या गरीबी हटी? लेकिन मोदी जी ने 2013 में सबका साथ सबके विकास की बात कही। सबका साथ सबके विकास का जो नारा दिया वो हकीकत में भी बदलता हुआ दिखाई दिया जब हर गरीब का बैंक में जनधन अकाउंट खुलना प्रारंभ हुआ, जब हर गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च होती है। 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध हुए। जब स्वच्छ भारत मिशन में न केवल बीमारियों से बचाव के लिए बल्कि नारी गरिमा के लिए हर घर में शौचालय होना चाहिए और 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एक शौचालय मिलता है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता था। हर गरीब परिवार को 8 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में से आच्छादित करने की कार्रवाई की गई और 6,000 रुपए सालाना उनको देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 50 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तनिक भी लोग लाज होना, तो इस प्रकार का आरोप किसी को नहीं लगाना चाहिए कि हम भेदभाव कर रहे हैं। और खासतौर पर मोदी जी पे तो कतई आरोप नहीं लगा सकता कोई। उन्होंने जो बात कही वो करके दिखाया, सबका साथ सबके विकास का। ये जितनी आवास का है, विद्युत कनेक्शन का है, रसोई गैस का कनेक्शन का है, शौचालय का है, राशन कार्ड का है, आयुष्मान भारत के कार्ड का है, किसान सम्मान निधि का है, क्या किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देखा गया? नहीं। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास। कार्य सबका साथ और सबके विकास के साथ हुआ है। तो सुना आपने दिव्यांश, अब बताओ क्या इस पर भी विपक्ष को कुछ कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, भगवान राम किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी के थोड़ी ना है, वो तो सभी के हैं। बिल्कुल सही, भगवान राम तो सभी के हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि किसी के राज में रामलला को उनका घर मिला और किसी के राज में उनके भक्तों पर गोली चलाने का आरोप लगा? अब इसका जवाब कम से कम मेरे पास तो नहीं है नैन्सी। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव के इस इंटरव्यू की झलकी में शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, राम हमारे भी हैं। और मैंने हमेशा ये कहा, नेताजी ने भी उस बात को कहा, और अगर आप लोकसभा में रहे होंगे तो आप जानते होंगे मैंने ये कहा कि भगवान विष्णु के सब अवतार हैं। जो राम है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राम है। तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने
राम मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया है, अब किसी को सवाल जवाब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको राम का नाम लेने से अगर परहेज था तो वो कहते हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली कौन सी समाजवादी पार्टी है जिसने सरयू का पानी लाल कर दिया, तो आप पर ये दाग क्यों है? उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन संविधान की रक्षा करने के लिए और संविधान की रक्षा को लिए जो फैसले लिए गए उस समय की सरकार के फैसले थे, किन परिस्थितियों में लिए गए होंगे। और संविधान रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये संविधान से ही सरकारें बनती है, ये मेरा फैसला नहीं है। अगर संविधान है और संविधान के दायरे में है करके कोई काम होता है तो सवाल संविधान पे किया जा सकता है, किसी व्यक्ति पे नहीं किया जा सकता है। इसलिए संविधान से ही सब चीजें चलेंगी, कानून से ही सब चीजें चलेंगी। लेकिन देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, संविधान की परवाह नहीं कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं, संविधान ने हमें तो अधिकार दिया आरक्षण का, आप आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या नौकरियों में उनको मिल रहा है आरक्षण जितना मिलना चाहिए? जितना आप धर्म के नाम पर एक कर रहे हैं, क्या आप आरक्षण के नाम पर नहीं एक करना चाहते उनको? और फिर आरक्षण कैसे मिलेगा जब नौकरियां ही नहीं होंगी? तो जब आप ये तय कर लिया है कि सब प्राइवेटाइज हो जाएगा, प्राइवेटाइज अगर हो गया तो आरक्षण कहां बचेगा? तो क्या आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? अभी जो नौकरियां हुई हैं जितनी, उसमें क्या आरक्षण की स्थिति है? कभी हम पे आरोप लगता था कि हमने इतने पीसीएस बना दिए, आज आप देखिए नौकरियों को, मैं किसको नौकरी मिल रही है? और नौकरियां तो दूर, ये ठोको नीति की वजह से उन्हीं का एनकाउंटर हो रहा है जिसको सरकार चाहती है। वो तो ये कह रहे हैं कि संरक्षण आपकी और मायावती जी की सरकार ने दिया और पहले तो जंगल राज था, आज तो मंगल हो गया। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि सबकी जांच हो, और अगर हैं सरकार में इतना ही दावा करते हैं सरकार के लोग, तो क्यों नहीं एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से उत्तर प्रदेश के जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, जो फेक इनकाउंटर हैं, उनकी जांच करा रही सरकार। मैं जानना चाहता हूं कि नोएडा में एक जो इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर था, क्या उसकी हत्या नहीं कर दी होती? क्या एक सुमित गुजर जो था उस पर कोई मुकदमा था? आजमगढ़ का एक राजभर नौजवान था, कितने मुकदमे थे? क्या फेक इनकाउंटर नहीं था? और अभी जो हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याओं से या फेक इनकाउंटर से मुकदमे नहीं, आप ये कानून व्यवस्था नहीं ठीक कर सकते हैं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे रहे हैं। असली जड़ है सरकार, क्योंकि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, सरकार उलझा रही है लोगों को, क्योंकि सरकार टेस्ट नहीं करा पा रही है, कोविड की सही संख्या नहीं बता रही है, मरने वालों की संख्या नहीं बता रही, उनके अस्पताल फुल हो गए हैं, दवाइयां नहीं हैं, स्टाफ खुद परेशान है, और फिर इसीलिए फेक इनकाउंटर। नैन्सी, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान की रक्षा के लिए कई बार कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। हाँ, ये तो है दिव्यांश, समझ में आ गया है कि संविधान की रक्षा के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि संविधान की रक्षा के लिए कड़े फैसले लेने की बात करने वाली पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप क्यों लगता है? जरा आप भी सुनिए और अब हम दर्शकों को भी सुनवा लेते हैं। योगी जी, माफिया राज तो यहीं पनपा, यहीं पर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों से संरक्षण मिला उनको, यही उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। आज तो कई बार तो ये होता था कि जेल में बैठे उनका नेटवर्क चलता था। अभी हमने देखा कि कृष्णानंद राय के हत्याकांड का जो एक फरार आरोपी था, जिस पर आरोप थे, जिस पर जो ये था कि उसने कृष्णानंद राय की हत्या की है, वो ऑडियो भी हमने प्रदेश की जनता को सुनाया, उसको भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 20-25 वर्षों के दौरान वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ। सत्ता के संरक्षण में अपराधी और माफियाओं को सरेआम संरक्षण दिया गया। प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन अपराधी और माफिया बड़ी बड़ी सुरक्षा लेकर के चलते थे, किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। आप आश्चर्य करेंगे, 2017 में जब हम लोग आए थे, 54,000 एकड़ लैंड को हम लोगों ने माफियाओं से कब्जे से मुक्त कराई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी ये सब जमीन उत्तर प्रदेश की जनता की जमीन थी, उत्तर प्रदेश शासन की जमीन थी, जो आज हमारा लैंड बैंक निवेश की दिशा से बन रहा है। कहीं डिफेंस कॉरिडोर उसमें बनाया जा रहा है, कहीं एक्सप्रेसवे उसमें बनाया जा रहा है, कहीं पर अन्य निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सब इन माफियाओं ने कब्जे किए हुए थे। ऐसे ही
जहां जिसने देखा प्राइम लैंड, कोई माफिया चाहता था कब्जा कर लेता था, अगले दिन उसकी बिल्डिंग खड़ी हो जाती थी और फिर वह उसके नाम पर वैध अवैध हर प्रकार के कारोबार वहां पे चलता था और सत्ता उसको प्रोटेक्ट करती थी। ये नहीं चल सकता है। हम लोग प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए आए हैं और उनके प्रति अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए आए हैं। किसी अपराधी, किसी माफिया को संरक्षण देने के लिए नहीं। अगर किसी ने अपनी आपराधिक गतिविधियों का संचालन किया, माफियागिरी दिखाने का प्रयास किया, जबरन सरकारी संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर, किसी उद्योगपति की संपत्ति पर, किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया, तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, लेकिन आजम खान के एक सिपाहसालार पकड़े गए हैं, आले हसन आजी पकड़े गए हैं। आजम खान कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है। नाराज क्यों हैं आप उनसे? देखिए, आजम खान को सरकार ने नहीं गिरफ्तार किया, कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई और कोर्ट का आदेश भी लड़के के फर्जी सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र फर्जी जमा करने के उसमें। इसके अलावा सत्ता में रह करके इन लोगों ने जितने भी गलत कारनामे किए थे, ये सब एक एक करके खुल रहे हैं। वे सारी चीजें आ रही हैं। उस कारण से ये कार्रवाई वहां पर हुई होगी। और जिसने भी, ये जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, ये तो रामपुर के ही दलितों की और मुसलमानों की संपत्तियों पर इन्होंने कब्जा किया है। वहां का एक एक मुसलमान इस बात को कहता है, इन लोगों के कारनामों को बोलता है। वहां पे तो आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। उसमें तो दलितों की भी संपत्ति को इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया था और मुसलमानों की संपत्ति को भी जबरदस्ती कब्जा किया था। तो वो मुस्लिम कम से कम खुश होंगे योगी जी से? देखिए, मुझसे खुश हो ना हो, लेकिन उनको न्याय मिलना चाहिए। नैन्सी, क्या आपको यह नहीं लगता ये तो सिर्फ आरोप है और ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष के पास इन आरोपों के जवाब नहीं है? अब हम अखिलेश यादव के उस इंटरव्यू की झलकी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। आप कुशीनगर की जानकारी करिए, एक पेंटर जिस पर गांजे का मुकदमा लग गया, 50 दिन जेल रहा, पूरा गांव पे मुकदमे कर दिए, वहां का विधायक था उस पे मुकदमे कर दिए और सब झूठे किए। गांजा लगा सकते हैं, मैं टोटी नहीं ले गया, लेकिन हमारे पे क्या टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया उन्होंने। मैं आपसे कहता हूं, आप खुद जानकारी करिए। हमने अपने पैसे से घर बनाया और घर में जो हमारी चीज थी वो अलग बात है, लेकिन क्या आरोप लगाया उन्होंने। इसी तरह आजम खान साहब को सब प्रशासन के लोगों ने मिलकर के उन पर जानबूझ करके झूठे मुकदमे लगाए। आप बताइए, पुलिस कप्तान जो वहां थे नोएडा में, उनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए क्या थे। कुछ वीडियो उनके चले तो सबसे केस किस पर रजिस्टर कर दिया? हमारे एमएलसी पे केस रजिस्टर करा दिया। हमारे एमएलसी पर केस रजिस्टर दिल्ली में करा दिया, कोर्ट से राहत मिली। जो डीएम हैं उन्हें जाना ना पड़ जाए वापस अपने कैडर में, प्रदेश के कैडर में, इसलिए सरकार के सारे पे काम कर रहे हैं। वही लेखपाल, वही तहसीलदार, जिसको चाहो उसको फंसा दीजिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का।